हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का 97th अमेंडमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि 97th अमेंडमेंट था क्या, किस डेट में पास हुआ और उसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के किन किन प्रोविजंस पर इफ़ेक्ट पड़ा या किन किन प्रोविजंस पर जो इंसर्टेड किए गए थे। तो 1970 अमेंडमेंट 1970 जो अमेंडमेंट था वो पास किया गया था बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया 2011 में, और ये कैम इनटू फोर्स 15 फरवरी 2012 को ये कैम इनटू फोर्स हुआ या इन्फोर्समेंट में आया। इसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 3 जगह पर कुछ अमेंडमेंट्स हुए छोटे छोटे से। सबसे पहले जो आर्टिकल 19(1)(c) टू प्रोटेक्ट द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटीज़ को लेकर, जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है 19, उसमें एक प्रोविज़न 1(c) में जोड़ा गया था कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को लेकर। दूसरा जो प्रोविज़न जो इसमें आया था 43(b), जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। तीसरा जो पार्ट 9(b), जो सेपरेटली कॉरपोरेट सोसाइटीज़ जो हैं उनको, उनके मैनेजमेंट को, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को और अच्छा बनाने के लिए ये पार्ट 9(b) सेपरेटली कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए बनाया गया था। तो ये 3 प्रोविज़न ऐसे थे जो 97th अमेंडमेंट के ज़रिए से 2011 में बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इंसर्टेड किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। अब इस अमेंडमेंट के साथ मसला क्या हुआ, दैट इज़ इम्पोर्टेंट थिंग। एक केस गुजरात हाई कोर्ट में हुआ 2012 में, जो राजेंद्र एन शाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है। इस केस में एक PIL पटिशन फाइल की गई, जिसमें कहा गया, कुछ ग्राउंड्स को लेकर कहा गया। सबसे पहला ग्राउंड ये था कि 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि पार्लियामेंट को जो अमेंडमेंट का पावर देता है कि पार्लियामेंट किसी भी लॉ या किसी भी प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकता है, दैट इज़ द, कहा गया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है, और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एक एनेक्ट किया था किसी एक लीडिंग केस में। उस केस को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। दैट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है ये। तो ये चीज़ सबसे पहले चीज़ कही गई। अब ये चीज़ कहने का मकसद जो था इस पटिशन में वो ये था, क्योंकि 368 सब क्लोज 2 में कहा गया था कि फेडरल स्ट्रक्चर रिकॉग्नाइज, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो बनाया गया, जो एनेक्ट किया गया, जो अडॉप्ट किया गया है, उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट ये भी है फेडरल स्ट्रक्चर, कि हमारे पास सिर्फ यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट नहीं है, हमारे यहाँ पर स्टेट्स भी हैं, और 28 स्टेट्स हैं जो इस वक्त प्रेजेंट टाइम पर हैं। इनकी अब अलग से एक लेजिस्लेचर होती है, इनके अलग से हाउसेस होते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने कानून बनाने के जो सब्जेक्ट्स हैं वो स्टेट्स और यूनियन के बीच में डिवाइड कर दिए हैं। और फिर कहा गया है कि हार्मोनियस का रिलेशनशिप हो सकता है और अदर रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन जनरल रूल जो पाया जाता है वो ये है कि ये दोनों एक दूसरे के सब्जेक्ट में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। अगर कहीं पर भी कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है, कोई इंटरफेरेंस आता है, देन वो डिसाइड किया जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉ कि वो लॉ सही है या गलत है, किसका पावर है और कहाँ तक वो लॉ वैलिड होगा या नहीं होगा, ये चीज़ है। तो फेडरल स्ट्रक्चर जो इस आर्टिकल 368 क्लॉज 2 के ज़रिए से जो रिकॉग्नाइज़ किया गया था वो भी डिस्कस किया गया कि भाई ये चीज़ है। तो फेडरल स्ट्रक्चर जब किया गया तो उसका भी मकसद था एक, ये चीज़ पटिशन में लिखने का मकसद भी एक था। उसका मकसद क्या था, क्योंकि कहा गया कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इज़ द स्टेट सब्जेक्ट है। जब हम 7th शेड्यूल जहाँ पर सब्जेक्ट्स को बांट दिया गया है कि यूनियन इन सब्जेक्ट्स पे बनाएगा कानून और स्टेट इन सब्जेक्ट्स पे बनाएगा, और इसी तरह से कुछ कॉमन सब्जेक्ट ऐसे छोड़ दिए गए हैं जिन पर स्टेट भी कानून बना सकता है, जिस पे यूनियन भी कानून बना सकता है। जब इन दोनों को, तो उसमें से जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो चैप्टर आता है, जो सब्जेक्ट आता है, वो स्टेट के रेफरेंस में आता है, वो यूनियन के रेफरेंस में नहीं आता।
अब अगर स्टेट के सब्जेक्ट पर विदाउट एनी अथॉरिटी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अगर कानून बनाता है, दैट विल बी इनवैलिड। ये एक तरह का इन्फ्रिंजमेंट हो गया, ये एक तरह का अल्ट्रा वायरस हो गया कि आप किसी दूसरे के जो अथॉरिटी, जो दूसरे का जो ज्यूरिडिक्शन है उसमें आप इंटरफेयर कर रहे हो। तो इस ग्राउंड पर ये चीज़ कही गई थी। पहले ये चीज़ें बताई गई कि कानून एक्चुअल में ये है, उसके बाद एक्चुअल में जो हम पटिशन में जो कॉज था, जो रीज़न था, वो ये था कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है स्टेट का सब्जेक्ट होता है। तीसरा जो है, पार्लियामेंट के पास इस तरह का जो है कोई कंक्लूसिव पावर नहीं है कि वो स्टेट्स के सब्जेक्ट में इंटरफेयर कर जाए। हम लोग 248 में जो रेजिड्यूरी पावर हम पढ़ते हैं कि बहुत सारे पावर्स ऐसे हैं जहां पर कानून बना सकती है जिन सब्जेक्ट को जो इन सब्जेक्ट में नहीं है। इसी तरह से जो है पार्लियामेंट ऐसी चीज़ों पे भी कानून बना सकते हैं जो नेशनल इंटरेस्ट में आते हैं या जो है और दूसरे प्रोविज़न पर, लेकिन वो कंक्लूसिव जो है या जो है एब्सोल्यूट पावर नहीं है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का, जिसकी वजह से वो क्या करे कि स्टेट के जो सब्जेक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो 7 शेड्यूल में जो रखे गए हैं उन पर वो इंटरफेयर कर सके। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। तो इसी वजह से कहा गया है कि पार्लियामेंट के पास ये कंक्लूसिव और एब्सोल्यूट पावर नहीं है कि वो विदाउट इसकी कंसेंट के और विदाउट एनी कोई रीज़न के या नेशनल इंटरेस्ट में आप जो है कोई भी कानून बना सको। एक चीज़ ये हुई। उसके बाद जो है अगर पार्लियामेंट इस तरह का सब्जेक्ट में कोई कानून बनाती है तो वो क्या है कि वो वायलेशन माना जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, और यही ग्राउंड थे जिनकी वजह से क्या गया, इस चीज़ को चैलेंज किया गया। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो डॉक्ट्रिन्स है, जब हम लोग रिलेशन बिटवीन द स्टेट्स एंड यूनियन का जो रिलेशन जो हम पढ़ते हैं, जो लेजिस्लेटिव 245 से लेकर 255 आर्टिकल तक है, वहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक डॉक्ट्रिन इम्पॉर्टेंट आता है कलरेबल लेजिस्लेशन। इस कलरेबल लेजिस्लेशन का मतलब ये होता है कि जो काम आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, यानी जो काम डायरेक्टली करने में भी मना किया गया है, इलीगल है, इनवैलिड है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको हम इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते। तो ये भी इस ग्राउंड पे भी इसको चैलेंज किया गया था कि जब आपको लीगली तौर से इन सब्जेक्ट पर कानून बनाने की परमिशन नहीं है तो आप इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते। इसके साथ एक प्रॉब्लम ये भी आई थी, जब ये बिल पास किया गया था और एक्ट जब पास किया गया तो बिफोर द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ये बिल स्टेट्स को भेजना चाहिए था कि स्टेट्स के राय ली जाए और वो उनके यहाँ पर, यानी जो हाउसेस ऑफ द स्टेट्स जो होते हैं लेजिस्लेचर के, उनमें ये चीज़ डिस्कस होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा प्रोसीजर नहीं हुआ, जिसकी वजह से एक बिग चैलेंज जो बना वो यही इशू बना, क्योंकि अगर ये चीज़ें भेज दी जाती तो फिर इस तरह का इशू शायद नहीं उठता। तो इन ग्राउंड्स पर इस केस के अंदर राजेंद्र एंड शाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में इन ग्राउंड्स पर गुजरात हाई कोर्ट के अंदर ये चीज़ आ गई। गुजरात हाई कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजेंद्र एंड शाह 2014 में ये केस फाइल किया गया था, और अभी रिसेंटली 20 जुलाई 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट्स को अपहेल्ड कर दिया और कहा कि ये चीज़ बिल्कुल सही है, क्योंकि ये स्टेट का सब्जेक्ट है और पार्लियामेंट के पास कोई इस तरह से कंक्लूसिव या एब्सोल्यूट पावर नहीं है कि वो किसी भी प्रोविज़न को जो कि स्टेट सब्जेक्ट है या जो है कोई ऐसा है जो नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है, वो किसी भी प्रोविज़न को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के वायलेट करे। इस तरह का पावर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास नहीं है। स्ट्रक डाउन कर दिया इसको 97 अमेंडमेंट को। इसमें थोड़ा सा जो डिफरेंस पाया जाता है, 2-1 का जो 3 जजेस बेंच थी उसमें यह डिसीजन आया, 2 जजेस मेजोरिटी में है, 1 डिसेंटिंग जजमेंट में है, लेकिन तीनों ने मिलकर इसको क्या किया है कि इसको स्ट्रक डाउन किया है, एबोलिश कर दिया है। लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है। 2 जजेस ये कहते हैं कि वो पोर्शन जो कि मल्टी स्टेट कॉरपोरेशन से ताल्लुक़ रखता है उसको हम लोग छोड़ देते हैं, और बाकी जो प्रोविज़न्स है उनको हम लोग स्ट्रक डाउन कर देते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं, उनको रिपील कर देते हैं। तो ये चीज़ कही गई 2 जस्टिस जो कि जस्टिस नरीमन और जस्टिस गवई के ज़रिए से, और जस्टिस जोसेफ ने कहा कि नहीं,
होल ऑफ द पार्ट 9B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को स्ट्रिक डाउन करो आप। इन दोनों जजेस ने जो मेजोरिटी में थे, इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी को अप्लाई किया, जो आर्टिकल 13 के अंदर जब हम लोग डिस्कस करते हैं, जहां पर लॉज की इनकन्सिस्टेंसी और डेरिवेशन की बात की जाती है, कि जहां पर लॉज के बीच में जो स्टेट्स और जो यूनियन के बीच में जो लॉ बने हैं, या कुछ ऐसे लॉ जो कि हमने बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से पहले हमारे पास मौजूद थे, अगर उनमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट है तो वहाँ पर हमने 3 तरह के डॉक्ट्रिन्स पढ़े थे। उन डॉक्ट्रिन्स से एक डॉक्ट्रिन ये भी है सेवरेबिलिटी, जिसका मतलब ये होता है कि आपका जो स्टैट्यूट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का या एक्ट का जो पार्ट आपके पास जितने शख्स हैं, उनमें से जो पार्ट कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, जो पार्ट अगेंस्ट द प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उस पार्ट को हम रिपील कर देते हैं। बाकी जो पार्ट रिमेनिंग बचा हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, वो सही होगा। तो इन दोनों जजेस ने जो मेजॉरिटी फॉर्म में है, उन्होंने क्या किया कि इस डॉक्ट्रिन को अप्लाई किया और कहा कि जो मल्टी स्टेट कोऑपरेशन से जो ताल्लुक़ रखता है, जो प्रोविजंस, उनको हम लोग रिपील नहीं करेंगे। बाकी हम लोग क्या करेंगे कि बाकी जो प्रोविजंस हैं उनको हम रिपील कर देते हैं। तो ये दो छोटा सा एक कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन 3 जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के अभी हैं, लेकिन एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट जो तीनों जजेस ने मिलकर दिया, वो कहा कि हम लोग इस अमेंडमेंट को रिपील कर रहे हैं, इसको हम स्ट्रक डाउन कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट का जो पावर है उसको हम सेव कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम इसके ज़रिए से, कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए से जो पार्लियामेंट को जो पावर्स मिले हुए हैं उसको भी हम ख़त्म कर रहे हैं, बल्कि उसकी एक तरह से हम लोग प्रोटेक्शन कर रहे हैं, ताकि हमारा स्ट्रक्चर जो है फेडरल स्ट्रक्चर वो भी बाकी रहे, ताकि हम जिस कॉन्सेप्ट के ज़रिए से आज तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की हिफाजत करते आए हैं, दैट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसकी भी हिफाजत हो सके। उम्मीद है कि आपको लेसन बहुत पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और फर्दर लेसन के लिए आप जो है हमें बेल आइकन को दबाइए और हमें बताइए कि इन फर्दर लेसन्स को हम और अच्छे से इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं और आपके लिए उनको बेनिफिशियल कैसे बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।